मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। मेरे गुस्से मारे धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे भैंस के बाहर निकाला। वो जो मेरे से छीना गया वो तो फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है अभी। ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, उसको लेके तक घबरा गए कि घबरा बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। उसमें लाल डायरी लेते आगे प्रधानमंत्री। लाल डायरी जो आजकल काफी चर्चित है। हालांकि मेरी लाल डायरी खाली है, लेकिन राजस्थान की वो लाल डायरी क्या कुछ कहती है उसको आज हम डिकोड करेंगे। दरअसल मरुदरा की सियासत का सतरंगी संसार आजकल डॉन फिल्म की लाल डायरी की तरह सुर्ख हुआ जा रहा है। मोल तोल और पाला बदलने में माहिर राजेंद्र गुडा की कुर्सी का किस साठ का तो साहब बेवफा हो गए। मरुदरा की धरती का हर आदमी जानता है कि राजेंद्र गुडा राजनीति के रण में रंग रंग खेलने के माहिर हैं। बीएसपी छोड़ते हैं तो सीना ठोक कर कहते हैं कि मंत्री बनने जा रहा हूं, और जब मन का मंत्री पद नहीं मिलता तो भी सीना ठोक कर सरकार को सुर्ख करने का दम भर देते हैं। पर जनाब इस बार पंगा ले बैठे हैं और राजस्थान के सियासी जादूगर ने एक झटके में पहले सरकार से फिर पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन राजस्थान की सतरंगी सियासत फिर सुर्ख लाल हो गई है। इतनी लाल कि राजस्थान के लोग भी कहने और पूछने लगे हैं कि ये लाल रंग राजस्थान को कब छोड़ेगा। गहलोत कह रहे हैं कि लाल टमाटर लाल सिलेंडर की बात करो और बीजेपी लाल डायरी में काला ढूंढ रही है। तो पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज मरुधरा के लाल सियासी रंग की पूरी कहानी बताने के लिए हाजिर हूं मैं अदिति नागर। इस लाल लाल वाली सियासत में इतना गोलमाल है कि विधानसभा में लाल डायरी उछालने वाले गुडा अचानक कहने लगे कि लाल डायरी जला दी। लेकिन टमाटर की कीमतों से लाल बीजेपी को राजस्थान में लाल रंग कुछ इस कदर भा गया कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी का हर नेता लाल लाल पुकार रहा है। उन्होंने साहस के साथ में हकीकत को बयान करने का काम किया, लेकिन इस साहस को और सच को गहलोत सरकार स्वीकार नहीं कर पाई, और इस बात पर मुहर सरकार ने अनायास ही लगा दी कि राजस्थान में महिलाओं के सम्मान की बात करने वाला व्यक्ति, न तो राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है और न महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति या मंत्री इस सरकार में सुरक्षित है। यही तो है कमाल। उगते सूरज में, जलते दीपक में, खतरे के निशान में, क्रांति की पहचान में लाल रंग तो सबका है, सबके लिए है। अब ये बात और है कि ये लाल रंग किसे भाए और किसे ना भाए। तो दिल्ली से राजस्थान आजकल सियासत का रंग लाल हो चुका है। हर तरफ लाल रंग की चर्चा है। दिल्ली में विपक्ष का गठबंधन इंडिया बीजेपी की केंद्र की सरकार को मणिपुर के लाल रंग दिखा रहा है। टमाटर के बहाने महंगाई के नाम पर जनता की आंखें लाल लाल बता रहा है। तो राजस्थान में राजेंद्र गुडा की डायरी भी लाल है और बीजेपी को लगता है कि चुनावी मौसम में गुडा की लाल डायरी उसके लिए कमाल कर देगी। विधायक राजेंद्र गुडा, जो अब तक राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्री थे, उन्होंने 21 जुलाई को विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। तो मैं आपको इस लाल डायरी के बहाने 5 सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं। पहला सवाल यह है कि राजेंद्र गुडा की बगावत से गहलोत को कितना नुकसान होगा। दूसरा सवाल कि क्या गुडा के पास वाकई कोई लाल डायरी है भी। तीसरा सवाल कि क्या गुडा सिर्फ मोहरे हैं और इस सियासी खेला के पीछे कोई बड़ा झमेला है। चौथा सवाल है कि बीजेपी के ये लाल डायरी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे गई। पांचवा सवाल यह है कि क्या इस लाल डायरी के भरोसे बीजेपी राजस्थान का रण जीत पाएगी। इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप राजेंद्र गुडा को जान लीजिए। वैसे सियासी जानकार कहते हैं कि गुडा के मन में क्या है ये जान पाना आसान नहीं है। आपने अब तक वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सुना होगा, लेकिन गुडा के लिए हमने एक नया शब्द चुना है, मौकाटेरियन।
जो मौका देखते ही सियासी स्वाद बदल लेते हैं। गुडा झुंझुनू की उदयपुर वाटी सीट से विधायक है। 2008 में बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने और 5 बीएसपी विधायकों के साथ गहलोत सरकार में शामिल हुए। अशोक गहलोत ने पर्यटन राज्य मंत्री बनाया। फिर 2013 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े, चुनाव हार गए। 2018 में फिर बसपा से टिकट पर विधायक बने और 2019 में फिर बसपा विधायकों के साथ कांग्रेस में जाकर शामिल हुए, कांग्रेस सरकार के साथ, और गहलोत ने फिर गुडा को सरकार में मंत्री बना लिया। गुडा गहलोत सरकार में मंत्री बनकर भी खुश नहीं हुए। उम्मीदें कुछ और थी, उम्मीदें ज्यादा थी और गुडा को लगता था कि गहलोत सरकार उनके ही भरोसे टिकी हुई है, तो ज्यादा डिमांडिंग हो गए। पर जादूगर ने खेल दिखाया और उन्हें आउट कर दिया। अब गुडा बेचैन है। मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। मेरे नौजवान छोटे और बड़े भाइयों, गहलोत जी किसको मंत्री रखे और किसको नहीं रखे उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। मुझे बुला के कह देते कि इस्तीफा दे दे, मैं दे देता, 1 सेकंड नहीं लगाता, लेकिन मुझे बर्खास्त कर दिया गया। आपको ये समझा देते हैं कि ये तो है लाल डायरी के पीछे क्या है, कौन है। लेकिन दरअसल आज की स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी राजस्थान में कहां खड़ी है, किस मुश्किल में खड़ी हुई है। कांग्रेस की मुश्किल वो ये है कि पिछले 4.5 साल से पार्टी अपनों की आंच से ही अपना घर बचाती आ रही है। भले ही बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस ने अपने खिलाफ लगातार बीजेपी को मुद्दे दिए हैं। मानेसर से 25 सितंबर और राजेंद्र गोड़ा तक हर बार कांग्रेस के लिए कांग्रेसियों ने ही मुश्किलें खड़ी की हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने हर बार विरोधियों को चित किया और आखिरकार आला कमान के दखल के बाद फिलहाल पायलट और गहलोत के बीच में सीज फायर है। पायलट मौन है और गहलोत ने भी अपने दम पर राजस्थान जीतने की कसम खा ली। करीब 1 महीने से व्हील चेयर पे बैठे बैठे ही गहलोत मैन टू मैन मार्किंग में जुटे हुए हैं और जितने भी लाभार्थी हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और घर बैठे हुए जिस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन और बड़ी कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की ताकत इस एकजुटता वाली तस्वीर से बड़ी है। फायदा मिला भी है, लेकिन पायलट खेमे में सन्नाटा है। सचिन पायलट चुप हैं और उस तरीके से, जिस तरीके से उनकी अदा है, स्टाइल है, उस तरीके से वो राजस्थान की जमीन पर नजर नहीं आ रहे। तो बीजेपी को अभी भी आने वाले किसी अनजान तूफान का, इशारे का डाउट भी हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी सोच रही है कि सचिन चुप जरूर हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने जल्द टिकट बंटवारे का फैसला लिया है, जो कि कर्नाटक की तर्ज पर है कि जहां पर कंसेंसस है उन सीटों का अनाउंसमेंट हम अक्टूबर पहले माह, हालांकि कहा सितंबर कहा गया है, लेकिन अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। कांग्रेस में चीजें देरी से होती हैं। संगठन में कसावट लाई है, जो भी रिक्त स्थान थे उसे भर दिया गया है और ऐसे काम चुनाव के लिहाज से शुरू कर दिए गए हैं जिससे कि पार्टी और कार्यकर्ता चुनावी मोड में आ जाए। और इस वजह से कांग्रेस फिलहाल रेस में बीजेपी के बराबर खड़ी दिखने लगी है। जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। फिर भी अशोक गहलोत ने लगातार अपने जो उनकी योजनाएं हैं, अपने तमाम चीजों की वजह से हालात को बदला भी है। दरअसल इस बार चुनाव प्रचार में बदले बदले से अशोक गहलोत हैं, हाईटेक अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और हालात को काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। अब आपको राजस्थान में बीजेपी की तस्वीर से भी रूबरू करा देते हैं और बीजेपी में कुछ नए परिवर्तन, बदलाव की सुगबुगाहट भी है, वो भी बता देते हैं। आज से 6 महीने पहले तक बीजेपी 140 सीटों पर थी। जो सर्वे था, चाहे पार्टी का हो, चाहे अलग अलग तरीके से हो, माना जा रहा था कि 140 सीटों पर जबरदस्त जीत होने वाली है। लेकिन हर उगते सूरज के साथ कहीं ना कहीं आंकड़े कम होते गए। इसीलिए जो बीजेपी आश्वस्त थी, अब कहीं ना कहीं उनको रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ने वाली स्थिति पैदा हो गई है। हर उगते सूरज के साथ बीजेपी के सितारे राजस्थान में कमजोर होते नजर आ रहे थे और फिर कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की रणनीति में बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि एक बैठक में बीएल संतोष ने यह भी कहा कि राजस्थान को देखने का नजरिया हमारा कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद बदला है और ये बात वसुंधरा राजे के हित में और खेमे में जाती है। अब बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। हालांकि
इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तस्वीर भी किसी को नहीं पता और ना किसी नेता को कुछ पता है। लेकिन भारत 24 के सूत्रों के मुताबिक अंदर जो चर्चा चल रही है, जो हमेशा से होता था कि केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, राजस्थान के लिहाज से उसमें बदलाव नजर आ रहा है। जैसे कांग्रेस में 2 उम्मीदवार थे कांग्रेस में कुर्सी के, सत्ता के, लेकिन बीजेपी में कुर्सी के 10 से ज्यादा दावेदार नजर आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। अभी तक दिल्ली के दिल में केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पक्की मानी जा रही थी, लेकिन अब बदलती फिजा में रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। कोई इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी राजस्थान में एक चेहरा आगे करने की रणनीति पर विचार कर रही है, चाहे फिर वो पोस्टरों के माध्यम से हो, चाहे फिर किसी पोस्ट के माध्यम से हो, या फिर किसी चेहरे के अनाउंसमेंट के माध्यम से हो। कोई ना कोई रणनीति का बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे की अनदेखी आसान नहीं होगी। तो करीब करीब ये पक्का माना जा रहा है कि पार्टी वहां मैडम के नाम पर किसी ना किसी तरीके से, या चुनाव अभियान चलाने के तरीके से, या किसी न किसी तरीके से उनको फ्रंट लाइन में लेकर आएगी। हालांकि अब सवाल यही उठता है कि कब उठेगा नाम पर से पर्दा, क्योंकि वसुंधरा खेमे का मानना है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अगर 15 अगस्त की तारीख गुजरती है तो बीजेपी के लिए सत्ता की रेस में लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि चुनावी रणनीति में समय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और रणनीति में पहल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आज के हालात में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए एकजुटता की कमी और संवादहीनता चिंता की बात बन गया है। एकजुटता और संवादहीनता बीजेपी को ग्रसित कर चुकी है। ऐसे में अब बात करते हैं वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, ओम माथुर, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, चंद्रशेखर, ओम बिरला, भूपेंद्र यादव। फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन ये 1 दर्जन नेता भी किसी एक बात पे एकजुट नहीं है। सबके विचार एक साथ एक जैसे नहीं है किसी भी एक बात पे। अब इसको बीजेपी भले ही डेमोक्रेसी का नाम दे या तमाम तरीके के नाम दे, लेकिन जब चुनाव में जाते हैं तो एकजुटता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भले ही तस्वीरों में आजकल साथ दिखते हैं ये तमाम लोग, लेकिन संवादहीनता की टीस सबके अंदर दबी छिपी मिल ही जाती है। बीजेपी के नेता समझ नहीं पा रहे कि आखिर जैसे प्रहलाद जोशी को राजस्थान क्यों भेजा गया, उनको प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि ना तो वो राजस्थान की भाषा समझते हैं, ना कार्यकर्ताओं की भाषा समझ पाएंगे, ना कार्यकर्ता उनकी भाषा समझ पाएंगे। तो ऐसे में राजस्थान में प्रहलाद जोशी के आने का औचित्य क्यों है, वहां पर भी कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। तो अब इस सारी तस्वीर में आलाकमान का बेहद अहम रोल है, लेकिन फिलहाल आलाकमान बहुत खुलकर सामने नहीं आ रहा कि रणनीति संगठन की क्या होगी। लेकिन इससे पहले आपको एक खास बात बता देते हैं। वैसे तो राजस्थान में बीजेपी कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ती आई है। 2018 में भी तमाम, चाहे प्रदेश हो चाहे केंद्रीय संगठन, आपस में साथ बैठकर चुनाव लड़ता है। लेकिन इस बार न जाने क्यों जेपी नड्डा को अनौपचारिक तरीके से सही, लेकिन राजस्थान की कमान उनको सौंपी है। अमित शाह को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की और बीएल संतोष को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है और इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के एक खास रणनीति बताई जा रही है। लेकिन बीजेपी हाईकमान के लिए राजस्थान कितना अहम है वो भी समझिए। अब देखिए, जगदीप धनखड़ राजस्थान कितना अहम है, चाहे चुनावी लिहाज से चाहे हर लिहाज से, कि दिल्ली में जो चेहरे हैं, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, पहले जल शक्ति मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री, कैलाश चौधरी एमओएस एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और अगर संगठन की बात करें तो ओम माथुर, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल। ओम माथुर राज्यसभा में सांसद है। सुनील माथुर की रणनीति का जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनकी रणनीति पर कितनी तरीके से उत्तर प्रदेश ने तरक्की की, संगठन वाइज भारतीय जनता पार्टी ने। किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पूनिया, घनश्याम तिवारी, ये तमाम वो लोग हैं जो संगठन में सक्रिय हैं और किसी न किसी पद पर हैं। ऐसे दिग्गजों की भरमार के बावजूद भी और सोशल इंजीनियरिंग का पूरा समीकरण देखते हुए भी मुश्किलें उतनी ही हैं। पार्टी के करीब 1 दर्जन नेताओं में एकजुटता नजर नहीं आएगी, लेकिन आलाकमान ने राजस्थान को केंद्र में, चाहे संगठन हो सत्ता हो, बेहतर तरीके से प्लेसमेंट दिया है। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उनकी योजनाएं हैं और अमित शाह की रणनीति ध्रुव के इक्के की तरह मानी जाती है।
जो कभी भी खेल पलट सकती है, खेल बदल सकती है। क्योंकि बीजेपी में एक कद्दावर मंत्री का यह मानना है कि अगर कांग्रेस के पास गहलोत और विकास की योजनाएं हैं तो बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाएं हैं, जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं देश भर में हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचा चुकी है और आने वाले समय में और पहुंचाएगी। बीजेपी के पास ग्रास रूट लेवल का वो मैकेनिज्म है कि वो घर घर जाकर ये बता सके कि नरेंद्र मोदी की नीतियां क्या हैं और पार्टी की विचारधारा से किसी न किसी तरीके से उन वोटर्स को या लाभार्थियों को जोड़ सके। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में पूरी तरह उतर चुके हैं। 9 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 8 यात्राएं की और इस बार सीकर में उन्होंने सीधे सीधे गहलोत सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। पीएम मोदी ने राजस्थान में अशोक गहलोत को ललकारा तो अशोक गहलोत ने भी पलटवार में देरी नहीं की। व्हीलचेयर पर बैठे बैठे महंगे टमाटर, महंगी गैस से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, मणिपुर का मुद्दा उठा दिया। ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया, चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, उसको लेके इतना घबरा गए कि बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। उसमें लाल डायरी लेके आगे प्रधानमंत्री। अब ऐसे में अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी अपनी अपनी पार्टियों के लिए वन मैन आर्मी की तरह है और राजस्थान दोनों ही पार्टियों के लिए सिर्फ 200 विधानसभा सीट और लोकसभा की 25 सीट की लड़ाई भर नहीं है। और यह हमको समझना होगा कि ये लड़ाई परसेप्शन की है, सिर्फ 200 विधानसभा सीट और 25 लोकसभा की सीट नहीं है। आगे समझाते हैं कि परसेप्शन की लड़ाई कितनी बड़ी होती है। परसेप्शन की लड़ाई ऐसी होती है कि राजनीति में परसेप्शन पार्टी की दशा दिशा के साथ साथ सत्ता में आने और जाने दोनों का रास्ता तय करता है। अशोक गहलोत की जिद केवल चुनाव जीतकर चौथी बार मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, बल्कि वो चुनाव जीतकर अपने ही लोगों को कई पुराने हिसाब का जवाब देना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव जीतकर अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर ही नहीं करना चाहते, बल्कि जो अशोक गहलोत ने अपनी रणनीति और अपनी योजनाओं से एक नैरेटिव सेट किया है, हिमाचल में, कर्नाटक में गहलोत की नीतियों की जीत को भी वो खोखला साबित करना चाहते हैं, ताकि ये परसेप्शन और दूर तक ना फैल सके। और इसीलिए आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हमने लाल डायरी का जिक्र किया, ताकि ये समझ सके कि लाल डायरी में कुछ हो या ना हो, परसेप्शन का कार्ड जरूर है, जिसे भुनने की हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर से ललकारा था। तो क्या है कि राजनीति में परसेप्शन सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है, और इसका स्वाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पता है, दोनों इसका स्वाद चख चुके हैं। अब गुड्डा की लाल डायरी की तरह एक समय वीपी सिंह के जेब में बोफोर्स वाली पर्ची हुआ करती थी। वीपी सिंह गाहे बगाए उसे उछालकर राजीव गांधी के स्विस बैंक अकाउंट का जुमला फेंका करते थे। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए और राजीव गांधी की सरकार चली गई। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बोफोर्स वाली वो पर्ची उनके जाने से पहले ही न जाने कहां गायब हो गई। कुछ ऐसा ही कर्नाटक में बीजेपी के साथ हुआ।
40% कमीशन का जुमला ऐसा उछला कि बीजेपी ने कर्नाटक गवा दिया और अब वही परसेप्शन राजस्थान के रण में सियासी रामबाण साबित हो सकता है। और इस रामबाण को कौन पहले चलाकर मैदान मार लेगा, सब कुछ उसी पर तय करता है। तो तर्कश में एक और लाल डायरी है और दूसरी ओर लाल टमाटर, लाल सिलेंडर। तो सियासत के रण को सुर्ख लगातार बना रहा है। अब जीतेगा वही जिसकी रणनीति ज्यादा पुख्ता होगी और जिसका रंग ज्यादा गहरा होगा। और अगर ये लाल रंग फीका पड़ा तो हो सकता है कि सियासत का भगवा और हरा रंग राजनीति के रंग को और गाढ़ा कर जाए। पर मुश्किल ये भी है कि बीजेपी को एक संदेश का इंतजार है, जिसकी वजह से प्रदेश इकाई चुनाव में खुलकर मैदान में नहीं उतर पा रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि पायलट की खामोशी आने वाले तूफान की आहट है या फिर कांग्रेस में ऑल इज वेल हो चुका है। तो आज के लिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर हाजिर होंगी राजनीति के गलियारों की कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए भारत 24।